हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन चैनल। नाम है माइडस एजुकेशन। आपका बड़ा फेवरेट एजुकेशनल चैनल है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल इसको देखना पसंद कर रहे हैं और इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है विकास सर, विकास पटेल। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था 30 तारीख को, उस पेपर को। ठीक है, सुबह 9 बजे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने एमपीएसआई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ाया है, जो जेल प्रहरी के स्टूडेंट्स भी आते हैं उनको भी मैंने बहुत पढ़ाया। मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगा कि एमपीएसआई का जो इंग्लिश का लेवल है और जो जेल प्रहरी के इंग्लिश का लेवल है उसमें कहीं ना कहीं एट पार ही बैठता है ये पेपर। मतलब जेल प्रहरी का पेपर कठिन है। एमपीएसआई का केवल 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कठिन पेपर आया था, अदरवाइज़ इसके पहले तो बहुत ईजी पेपर आता था। तो मैं ये बोलूँगा ये 17 के लेवल का पेपर है, या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश जो व्यापम है उसने अपने एग्ज़ाम के जो लेवल को बढ़ा दिया है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप ग्रामर के साथ साथ वोकैबलरी पे भी उतनी ही मेहनत करिए, क्योंकि इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग वाली बात अब आने लगी है। रटे रटाए ग्रामर के रूल से आपका बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला। इसमें एनालिसिस है और आपको वो समझना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं और देर नहीं करता हूँ। इंग्लिश की जो पेपर है वो पेज नंबर 11 से है, तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं पेज नंबर 11 में, ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सो लेट्स स्टार्ट है ना। ये हो गया हमारा पेपर, जनरल इंग्लिश का पेपर था। ओके, सो अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा पूरा पेपर। आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। थोड़ा लेंदी होगा क्लास, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, पर बने रहिए और इत्मीनान रखिए। सफलता भी इतनी आसानी से नहीं आती, मेहनत तो उसमें भी चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। डी माइनिंग, देखो पहला वर्ड ही लिखा है डी माइनिंग। डैश द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंडमाइंस, booby traps and unexploded bombs from an area so that once they dash soldiers can pass over the area safely। इसको अगर आपने समझ लिया हो तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं समझा ही रहा हूँ कि जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कहीं एक लैंड है, ज़मीन है, यहाँ से हमारे आर्मी के जवानों को निकलना है, तो हो सकता है दुश्मन सैनिकों ने यहाँ पर जाल बिछा के रखा हो। कहीं लैंड, यहाँ पे लिखा है लैंड माइंस, माइंस बिछा के रखी हो ज़मीन में। या बूबी ट्रैप्स होते हैं, बेसिकली गड्ढे करके या ऐसी सेफ़ चीज़ बना देते हैं, लगता है इसमें कोई ख़तरा नहीं है मगर वो ख़तरनाक हो सकती है। अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स, ऐसे बॉम्ब्स हो सकते हैं जो अभी फूटे हुए ना हो। तो इन सब को हटाना, इसको कहते हैं डी माइनिंग करना। इसकी डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पे। डी माइनिंग डैश, ये एक एक्शन क्या है, ये डी माइनिंग डैश द एक्शन ऑफ रिमूविंग लैंड माइंस, बूबी ट्रैप्स, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स फ्रॉम एन एरिया, उस एरिया से हटाना, ताकि सो दैट वंस दैश द डैश सोल्जर्स कैन पास ओवर द एरिया, ताकि वहाँ से आसानी से सोल्जर्स जो हैं वो निकल सकें। ये इसने बताया कि डी माइनिंग क्यों की जाती है और क्या होती है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी डेफिनेशन किसी चीज़ की समझाई जाती है, डेफिनेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। डेफिनेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में करनी चाहिए, पास्ट टेंस में कभी डेफिनेशन नहीं होती। तो यहाँ पे डी माइनिंग एक प्रोसेस है और वो एक ही चीज़ है, इसलिए डी माइनिंग इज़। हमारा पहला आंसर तो वॉज हो नहीं सकता था, पहले वॉज कभी नहीं होगा और हैज़ बीन भी नहीं आ सकता। अब दो ही चीज़ें होंगी, या तो इज़ बीइंग होगा या सिर्फ इज़ होगा। अब बीइंग होगा नहीं, क्यों? किया जा रहा है, वो भी पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस में डी माइनिंग एक प्रोसेस होता है। किया जा रहा है नहीं होकर बोलना पड़ेगा, डी माइनिंग एक ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं, ये उसका मतलब है। इसलिए इज़ बीइंग वाला भी आंसर नहीं होगा। अब हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला ऑप्शन ही फिट होता है। इसीलिए हमें, अगर एक स्टूडेंट होता है जो पूरे क्वेश्चन को पढ़ता है, एक होता है जिसने आंसर ढूंढ लिया हो, तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आंसर टिक लगा के। तो अगर आप भी पूरा समझना चाहते हैं तो इस बात को भी ध्यान रखें, और अगर आप ट्रिक समझना चाहते हैं तो आप ये देखें कि हमें पहले क्वेश्चन का आंसर में तो इज़ मिल गया है। अब आप चाहो तो थर्ड पे टिक लगा के सेकंड क्वेश्चन पे स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा समझना है तो आप उसको फिर भी देखिए। तो डी माइनिंग इज़ द एक्शन ऑफ removing landmine, booby traps and exploded bombs from an area so that once they are removed, अगर उन्हें एक बार हटा दिया जाए ताकि वहाँ से सोल्जर्स आसानी से निकल सकें। इसीलिए इसका आंसर जो है वो
थर्ड होगा, और जो क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में भी आंसर जो दिया गया है वो भी थर्ड है। इन्होंने आंसर तो दिए हैं पर एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन को, आपने एनालिसिस करो, पहले क्वेश्चन को देखो, उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वो भी टफ लेवल पे। अगर डी माइनिंग, बूबी ट्रैप्स, ये सब कठिन वर्ड हैं, आसानी से जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, आपको लेवल इंप्रूव करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डैश डू समथिंग फॉर द फार्मर हु आर सफरिंग ड्यू टू इनसफिशिएंट रेन। सरकार को उन फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, किस वजह से, इनसफिशिएंट रेन, बारिश बहुत अच्छी सफिशिएंट यानी पर्याप्त नहीं हुई है, तो उनकी खेती में बुरा असर पड़ रहा होगा, इसलिए सरकार को उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, मॉडल बेस है, वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन में भी उसने बोल दिया है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब की खास बात देखो, एक चीज़ तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पहला लिखा है ओट टू और तीसरा लिखा है ओट। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन तो वैसे भी गलत होता है क्योंकि ओट के बाद टू आया ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दो। इस मेथड को सीखना ध्यान से, एलिमिनेट कैसे करते हैं ऑप्शन को। तीसरा ऑप्शन हट चुका है, अब आया आपके पास पहला, दूसरा, चौथा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है द गवर्नमेंट, मान लेते हैं गवर्नमेंट लिखा हुआ है यानी एक सरकार है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है, ये भी एक खास बात होती है। अब आप देखो यहाँ लिखा है यूज टू, यूज जो है ना वो है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है, इसीलिए यूज टू इसका आंसर हो नहीं सकता। तो चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन को देखो, गवर्नमेंट के बाद भी क्या लिखा है, नीड, नीड लिखा है ना, तो नीड को भी अगर आप देखो तो नीड क्या है, नीड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, और इसी वजह से हमारा ये ऑप्शन भी कटा, फोर्थ भी गया, थर्ड भी गया। अब आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, और एक ही ऐसा आंसर है जो पूरा पूरा सही लिखा है, इसलिए O2 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैं टेक्निकली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी हमें ऑप्शन से आंसर निकालना इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कार्टून दैट चिल्ड्रन लव टू वॉच ऑल डे। कुछ ऐसे प्रकार के कार्टून होते हैं जो बच्चे दिन भर देखना पसंद करते हैं। देयर आर बहुत टाइप के हो सकते हैं। अब आप ऑप्शन देखो, बच्चे देखना पसंद करते हैं तो ऐसे बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे के लिए कौन से वर्ड लिखें। लिटिल मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, फ्यूअर यानी भी कम, मच यानी अधिक होता है, और सेवरल यानी भी अधिक होता है। अब दो ऑप्शन आ गए, यही दो आंसर होंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब मच जो है इसको भी समझ लेते हैं। मच जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। मच कौन सा वर्ड है, अनकाउंटेबल टर्म है। अनकाउंटेबल का मतलब है कि जिसको गिना ना जा सके, और कार्टून्स जो हैं वो आप गिन सकते हो भाई, जितने भी कार्टून टीवी में आ रहे हैं आप जानते हो सबके नाम, तो आप गिन सकते हो, एपिसोड गिन सकते हो, इसीलिए मच वर्ड यहाँ पे बिल्कुल भी फिट नहीं होता। और सेवरल वर्ड है जिसका मतलब होता है कई, जो मैनी का एक सब्सटीट्यूट है। हालांकि मैनी का ये प्रॉपर सब्सटीट्यूट नहीं बोला जा सकता, मैं आपको एक क्रम समझा देता हूँ। अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो मैनी आता है, उससे कम की बात करते हैं तो सेवरल आता है, मतलब कई के अर्थ में भी बहुत ज़्यादा है तो मैनी, उससे कम तो सेवरल, उससे कम तो आफ्यू, और उससे भी कम तो फ्यू। ये सब काउंटेबल टर्म में आते हैं और इनके ऊपर के क्रम है फ्यू, आफ्यू, सेवरल, मैनी। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको क्रम बहुत ज़्यादा मात्रा संख्या दिखानी हो तो मैनी बोलें, उससे कम मानना हो तो सेवरल लगाएं। खैर चलिए और आंसर देखते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए MPSI में सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं आता, लेकिन आप सोचो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि इसकी टेक्निक नहीं होती है सेंटेंस अरेंजमेंट पैराजंबल को ठीक करने की, लेकिन सबसे पहली नीड यही है कि इंग्लिश समझ में कितनी आती है। ठीक है, तो देखेंगे पूरा वीडियो तो समझ में आने भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। सिमिलरली
कॉफ़ी स्टार्ट टू लूज इट्स फ्लेवर इफ़ गेट्स ओल्ड। सिमिलरली मतलब पहला वर्ड क्या लिखा, सिमिलरली, इसका मतलब है कि इस वाले शब्द की पक्का किसी न किसी से जो है ना वो तुलना की गई होगी। तभी तो उसने कहा जैसे कि कॉफ़ी भी जैसे जैसे पुराने होने लगती तो उसका फ्लेवर कम होने लगता, मतलब किसी और चीज़ का भी कम होने लगा होगा, तभी तो इसकी तुलना की गई, मतलब पहले कुछ और होगा। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा। और इट्स लाइक बनाना केप्ट इन अ फ्रिज, ये वैसा ही है जैसे कि बनाना को फ्रिज में रखना। द टेस्ट ऑफ कॉफ़ी डिपेंड ऑन द फ्रेशनेस, कॉफ़ी का टेस्ट उसके फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है। इट गोज़ स्टेल इफ़ केप्ट फॉर मैनी डेज, अगर कॉफ़ी को कई दिन रखा जाए तो वो स्टेल हो जाता है। स्टेल का मतलब होता है बासा। तो एक बात समझ में आ गई है मुझे यहाँ पर, आप भी इसको टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि पहले उसने क्या बोला होगा। सबसे पहले हमने किस चीज़ के बारे में बात की, सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि जो कॉफ़ी होती है उसका टेस्ट उसके फ्रेशनेस पे डिपेंड करता है। फिर वो बोलेगा ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बनाना को फ्रिज में रख दिया जाए। फिर उसको ये बोलना पड़ेगा अगर कई दिन तक रखा जाता है तो ये बासा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही कॉफ़ी भी कई दिन रखने के बाद बासी होती है। ये कहानी जैसा है। सबसे पहला उसने डिफ़ाइन किया कि कॉफ़ी का टेस्ट डिपेंड करता है उसके फ्रेशनेस पे। पहला ही शब्द आपको कौन सा समझ में आया, थर्ड। अब आप ऑप्शन में देखो तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 से ये क्वेश्चन शुरू हुआ है। अब क्योंकि 3 से शुरू हुआ है तो और एक ही ऑप्शन है तो हमें अब ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे 3। लेकिन हाँ, इंग्लिश समझ में आना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने शुरू नहीं किया हो सकता है कि मैं जल्दी ही न्यूज़पेपर को लेकर भी कुछ वीडियोस बनाऊं, बट अगर आप मेरे चैनल में देखेंगे तो पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। उसने कहा इस पूरे क्वेश्चन में एक ऐसा शब्द है जिसको हाईलाइट किया गया है, उसका सब्सटीट्यूट आप एक्सप्लेनेशन वर्ड ढूंढो। हालांकि पूरे क्वेश्चन में कोई चीज़ ऐसी हाईलाइट दिख नहीं रही है, उन्होंने पेपर ऐसा सेट किया है एक आध शब्द इसमें हाईलाइट होना था, पर हम पढ़ के समझ लेते हैं कौन सा शब्द होगा। अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म, यानी जोश से भरा हुआ इंसान जो होता है, मस्ट टेक अ शॉट एट समथिंग प्रॉब्लमेटिक, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत जोशीला होता है, जोश से भरा होता है, तो उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो जल्दी ही उसके बारे में अपने मेक अ शॉट में मस्ट टेक अ शॉट, टेक अ शॉट मतलब उस पर कोई ना कोई एक्शन लेता है और जल्दी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करता है, ये उसने कहा। तो ऑप्शन देखें, मेक एन अटेम्प्ट, डिमांड समथिंग, आस्क समथिंग, गिव समथिंग। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा अच्छा मीनिंग दिया उन्होंने कि अ मैन ऑफ एंथुसियाज्म मस्ट टेक अ शॉट। टेक अ शॉट मतलब उस पर कोशिश करता है सुधार करने की, प्रॉब्लम्स से फाइट करने की। तो यहाँ पे मेक एन अटेम्प्ट लिखा हुआ है, ये आसान मीनिंग है। डिपेंड ऑन समथिंग यानी उस पर आश्रित हो जाता है, आस्क समथिंग यानी पूछता है, और गिव समथिंग यानी देता है। जबकि मेक एन अटेम्प्ट यानी प्रयास करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर यही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन, यानी दो सेंटेंस दिए हैं अलग अलग, और इन दोनों सेंटेंस को अपन को जोड़ना है एक पूरा मीनिंग बनाते हुए। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। द स्पीकर हैड जस्ट फिनिश द स्पीच, यानी स्पीकर ने बिल्कुल अभी अभी स्पीच ख़त्म की है। मैं एक बार और अंडरलाइन कर देता हूँ। द स्पीकर हैज़ जस्ट फिनिश द स्पीच, यानी स्पीकर ने अभी अभी स्पीच ख़त्म की है। द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन, और लोगों ने नारे, स्लोगन का मतलब होता है नारे, शाउट यानी बोलना, तो नारे बोलना शुरू कर दिए। जैसे ही उसने स्पीच ख़त्म की लोगों ने नारेबाजी शुरू की। अब दिमाग तो हम बहुत लगा सकते हैं, लेकिन हम अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। सबसे पहले ऑप्शन पे जाएं और देखें ऑप्शन में क्या लिखा है। लिखा बहुत तरीके से जा सकता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन को, लेकिन ऑप्शन में बनाने वाले ने क्या किया है, क्वेश्चन वाले ने क्या बनाया, हार्डली से शुरू किया। अब हम सारे दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे हैं उसको हटा देते हैं, सिर्फ हार्डली के नियम पे ध्यान रखेंगे। सारे शब्दों में तो हार्डली लिखा है। अब जिन जिन स्टूडेंट्स को हार्डली से बने हुए सेंटेंस की फ्रेम पता होती है कि हार्डली वाले वाक्य ऐसे बनाए जाते हैं, वो तो आसान है। जिन्हें नहीं पता वो ध्यान रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हार्डली
यदि किसी वाक्य की शुरुआत कौन से शब्द से हो? हार्डली। ठीक है, हार्डली का हिंदी मतलब होता है बामुश्किल या मुश्किल से। अब इसका रूल समझ लीजिए। हार्डली से यदि सेंटेंस शुरू होता है तो इसके बाद आर ओ आई लगता है। क्या लगता है? आर ओ आई। आर ओ आई का मतलब होता है रूल ऑफ इन्वर्जन। इसका मतलब होगा पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर है, हार्डली हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और आगे वाक्य को, दूसरे वाक्य को देखो उसने जोड़ना था, दूसरे वाक्य को हमेशा वैन से जोड़ा जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है, हार्डली हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और आगे वाला क्लॉज वैन से जोड़ा जाता है। अब आप इतनी बात याद रख के ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। हार्डली हैड द स्पीकर, हार्डली हैड द स्पीकर, हार्डली हैड द स्पीकर और हार्डली, मतलब ये चारों सेंटेंस के में हार्डली तो स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। अब एक और बात, हैड लिखा है यहाँ पे, हैड के साथ लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हम परफेक्ट टेंस से समझते हैं। हैड द स्पीकर फिनिश्ड, पहले वाले में तो फिनिश्ड लिखा है, दूसरे वाले में भी फिनिश्ड लिखा हुआ है और तीसरे वाले में भी फिनिश्ड लिखा है, लेकिन चौथे वाले में फिनिश लिखा हुआ है। तो हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत। अब हम नए ऑप्शन पे जाते हैं, तो फोर्थ हट गया। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड हिज स्पीच बिफोर। ठीक है, हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश हिज स्पीच देन, और यहाँ लिखा है वैन। अब बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वैन हार्डली के बाद आता है तो हमें अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वाला आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कंजंक्शन से, हमें इसमें प्रॉपर कंजंक्शन ढूंढना है। जॉन हैज़ लर्नड, लर्नड यानी सीखना, लर्न की थर्ड फॉर्म है, टू प्ले फुटबॉल। जॉन ने फुटबॉल खेलना सीख लिया है, वेल यानी अच्छे से सीख लिया है। डैश हिज फेवरेट स्पोर्ट इज़ बैडमिंटन, लेकिन उसका फेवरेट स्पोर्ट बैडमिंटन है, उसको बैडमिंटन उसका फेवरेट स्पोर्ट है, पर फिर भी उसने क्या किया है? फुटबॉल खेलना अच्छे से सीख लिया। फिर भी, तो भी, अब हमें ये वर्ड लाना है, क्योंकि उसका फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन है पर फिर भी उसने अच्छे से फुटबॉल खेलना सीख लिया। फिर भी तो भी के लिए वर्ड कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, येट। और येट ही एक ऐसा शब्द है जिसमें एक वाक्य और दूसरे वाक्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्योंकि ऑल्सो, सो और एंड से ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए में हमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, उसको पसंद बैडमिंटन है और फुटबॉल खेलना उसने अच्छे से सीखा है। तो क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधाभास भी हैं और ऑपोजिट भी जा रहे हैं, इसलिए येट आंसर है। सिंपल सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल से संबंधित। एडवर्टाइजिंग इज़ बोथ डैश आर्ट एंड डैश साइंस। एडवर्टाइजिंग क्या है? एक आर्ट है और एक साइंस है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, एन लगा है, एन लगा है, ए। थर्ड में तो ए वैसे नहीं आ सकता था, क्योंकि अ आर्ट हो नहीं सकता, आर्ट ए से शुरू हुआ। आर्ट जो है वो वॉवल वर्ड है, वॉवल हमेशा एन से शुरू होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे भी हटता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, साइंस, मतलब यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एन लिख दिया, जब आर्ट को आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, मान लेते हैं अगर आप पहले ऑप्शन को देखो तो आर्ट को अगर आपने इम्पोर्टेंस दिया तो आपने इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो एन लिखा, और यहाँ साइंस को इम्पोर्टेंस दे के आप दा लिख रहे हो। ऐसा कभी सेंटेंस में नहीं होगा। कंपैरिजन जब होता है तो वो एक सही होता है। अगर आप आर्ट लिख रहे हो और आप साइंस लिख रहे हो तो दोनों के पहले या तो प्रॉपर इनडेफिनिट आर्टिकल आएंगे या दोनों डेफिनेट आर्टिकल पे आएंगे, ऐसा ज़रूर होगा। अब यहाँ ए, एन और ए लिखा है, ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला तो गलत ही हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ एन दे दिया और यहाँ दा दे दिया, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाला हम पहले ही गलत कर चुके हैं। अब हमारे पास आया दूसरा और चौथा ऑप्शन। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही। तो एडवर्टाइजिंग एक आर्ट है और एक साइंस है, मतलब एक आर्ट और एक साइंस ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजिंग आर्ट और साइंस दोनों ही है, ये इम्पॉर्टेंस है। तो हम दोनों में इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक आर्ट और एक साइंस की बात नहीं हो रही। एडवर्टाइजिंग एक आर्ट और साइंस है, ये एक विज्ञान है। तो ये उसने बोला है, इसलिए हमको दोनों में वैल्यू देनी पड़ेगी। दोनों का आंसर दा है। और एक और ख़ास बात,
ऑफ के बाद वैसे भी जनरली दा ही आता है, ए एन आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑफ के बाद अक्सर दा ही आता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन में तो दा वैसे भी होना था, इसलिए इसका आंसर हो गया फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। द बैंक डैश टू राइट ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फार्मर्स डेब्ट ड्यू जस्ट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। द बैंक डैश टू राइट ऑफ मतलब होता है माफ़ करना, राइट ऑफ करना मतलब माफ़ करना। लार्ज अमाउंट ऑफ फार्मर्स डेब्ट, बहुत सारा जो ऋण है फार्मर का वो बैंक को माफ़ करना पड़ता है। कब? फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है, वित्तीय वर्ष जब समाप्त होता है, वो अपने बैंक क्लोजिंग करता है तो उनको पूरा अपना डेबिट क्रेडिट बराबर करना होता है, तो वो देखता है भाई कितना नुकसान हुआ, सरकार ने कितनी सब्सिडी। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बनती है जब बैंक को ना मजबूर हो जाता है बैंक कि अब हम किसानों का जो पैसा है वो माफ़ करना पड़ेगा। इसीलिए बैंक अपनी मर्जी से अपनी खुशी से नहीं करता, बल्कि वो फोर्स उसको करना पड़ता है या उसको किया जाता है। सरकार भी कई बार बोलती है कि भाई माफ़ करना है। तो इसलिए आंसर आप देखो, बैंक पैसिव वॉइस का आंसर बनेगा हमारा। बैंक फोर्सेस, बैंक तो फोर्स करता नहीं है, बैंक फोर्स करेगा भी नहीं। बैंक को यानी बैंक को फोर्स किया जाता है, बैंक को फोर्स। और जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो चीज़ें होती हैं, एक होता सब्जेक्ट एक होता ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब एक्शन लेता है तो ये एक्टिव वॉइस में बनता है, और जब ऑब्जेक्ट या यूं कहें सब्जेक्ट पर एक्शन होता है तो ये पैसिव वॉइस में होता है। एक बार और मैं फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सब्जेक्ट जब एक्शन लेता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और सब्जेक्ट पर जब एक्शन होता है तो ये पैसिव वॉइस में होता है। एक हिंदी में उदाहरण समझिए, मैंने पीटा, मैंने पीटा यानी पीटा मतलब किसी को पीटा, तो मैंने पीटा, यहाँ पे क्या हुआ, एक्शन मैंने किया। अब दूसरे ने क्या कहा, उसी व्यक्ति ने क्या कहा, मुझे पीटा गया, मुझे पीटा गया। तो ये जो पीटने वाला इंसान था ये जब सेंटेंस बोल रहा तो ये एक्टिव वॉइस में है, और अब वो खुद बोल रहा है मुझे पीटा गया, तो सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो गया, तो ये पैसिव वॉइस होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, सब्जेक्ट से एक्शन, सब्जेक्ट से एक्शन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट पर एक्शन पैसिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन गलत, ये गलत। और वॉज फोर्सिंग मतलब बैंक फोर्स कर रहे थे, ऐसा नहीं, बैंक को फोर्स किया जा रहा था। मैंने कहा पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट पर एक्शन, तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, आंसर है 1। इसीलिए नाइन्थ का आंसर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ही, यहाँ पे इसने ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसने क्वेश्चन क्या बोला, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। ओके, मतलब हमें एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि हाईलाइटेड है, और फिर उसका हमें ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है, यानी विलोम शब्द ढूंढना है। अब देखते हैं, ही इज़ एन इंटेंस यंग मैन, वो बहुत इंटेंस है, मतलब जैसे ज़्यादा गुस्सा आती हो। हु टेक्स लाइफ वेरी सीरियसली, और जीवन को भी, लाइफ को बहुत सीरियसली लेता है। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड ऑपोजिट वाला तो इन्होंने डार्क करके बताया नहीं है, पर हम समझ लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए इसमें, मॉडरेट, इमोशनल, प्रोफाउंड, विविड। विविड मतलब होता है गुस्से वाला, प्रोफाउंड अधिक नॉलेज वाला, इमोशनल आपको पता है मॉडरेट जो चीज़ों को लाइट लेता है। अच्छा, तो सीरियसली और इंटेंस, ये दो शब्द डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एक इंटेंस यंग मैन है, चीज़ों को सीरियसली लेता है, तो सीरियसली का उल्टा होता है मॉडरेट। ऑपोजिट वर्ड में रेगुलर वोकैबलरी का डेली डोज रोज़ सुबह 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, आप उसको रेगुलर देखिए। मैंने उसमें हर एक वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड मैं रेगुलर दे रहा हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखिए, ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो सीरियसली का उल्टा क्या होता है, मॉडरेट। इसका उल्टा इमोशनल नहीं होता, और विविड मतलब अधिक गुस्से में भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर मॉडरेट इसलिए हुआ। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द वर्ड इज स्वेट। स्वेट यानी पसीना। स्वेट यानी क्या होता है, पसीना। मेहनत करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। चलिए देखते हैं, तो स्वेट ट्रिकल्ड। अब आपको अगर ये वर्ड पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक वर्ड होता है ट्रिकल डाउन, सीधा सीधा वर्ड है। क्या होता है, ट्रिकल्ड,
TRICKLED, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन मतलब होता है ऐसे धीरे 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 किसी चीज़ का ऐसे नीचे आना। ट्रिकल डाउन थ्योरी इकोनॉमिक्स में भी होती है, आपने पढ़ा हो। तो स्वेट ट्रिकल्ड, अब ट्रिकल्ड में तो मुझे एक ही बार में आंसर मिल गया, डाउन होना चाहिए, अप हो नहीं सकता, थ्रू है नहीं, ऑन होता नहीं है, क्योंकि वर्ड ही ट्रिकल डाउन है। और फिर लिखा है द मैंस फेस व्हेन ही नोटिस द बीस्ट स्टैंडिंग डैश हिम, जब उसने उस मैन ने एक बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर को उसके सामने, ठीक है, या पीछे या बगल में कहीं भी उसने खड़े हुए देखा तो उसके चेहरे से जो है ना पसीना टपकने लगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, आंसर बन गया होगा आपको। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों, आराम से आएगा, आप बस नोट्स बनाते चलिएगा जहाँ जहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। स्पॉट द एरर, अब इसने कहा इसमें गलतियाँ ढूंढना है। दीज रिवर, देखो ये इसमें पहले ही देखो क्या लिखा है उसने, दीज रिवर, देखो ये वर्ड ही गलत है। दीज प्लूरल शब्द होता है, दीज के साथ आएगा भी तो नाउन प्लूरल आएगा, दीज रिवर्स। दिस के साथ रिवर हो सकता है, दिस रिवर हो सकता है, या दीज रिवर्स होना चाहिए। अब दिस रिवर एंड दोज माउंटेन, यहाँ तक तो ये सही है। दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स, ये भी सही है, लेकिन दीज रिवर ये गलत हो गया, एंड दोज माउंटेन थर्ड हटा देते हैं। और दीज रिवर एंड दैट माउंटेन्स, अब ये भी गलत होता तो चौथा भी हटा दो आप। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास दो ऑप्शन हुए सही वाले, 1 और 2। अब आगे चेक करेंगे, दिस रिवर एंड दीज माउंटेन और दीज रिवर्स एंड दोज माउंटेन्स। मेक दोनों के बाद वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। वेदर, वेदर यानी मौसम, ये अनकाउंटेबल टर्म है। वॉट दे आर एंड वॉट दे इज़, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ इज़ वेदर के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ आर वेदर के लिए यूज़ किया गया है। वेदर अनकाउंटेबल टर्म है जिसे गिना नहीं जा सकता, तो आर इसका आंसर नहीं होगा, आंसर हो गया सेकंड। आइए सिंपल था, फटाफट समझ में आ गया होगा। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इसके और आगे हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट री राइट्स द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ओके, मतलब क्वेश्चन पैसिव वॉइस में दिया गया है और आंसर हमें ढूंढना है एक्टिव वॉइस का। कैसे पता चलता है पैसिव वॉइस में, देखो विल के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लिखी है, विल बी V3, ये पैसिव वॉइस का पहचान है। इसका मतलब एक्टिव बनेगा विल V1 से। ये भी ट्रिक है, आप याद कर लो, मैं जब पढ़ाऊंगा पैसिव का चैप्टर तो बहुत सारी ट्रिक्स बता दूंगा। विल बी V3 पैसिव है, विल V1 एक्टिव है। अब हमें ये देखना है विल V1 कितने में है। आई विल गो बिकॉज ऑफ समवन, मैं जाऊँगा। आई विल फोर्स समवन, मैं फोर्स कर दूंगा, जबकि आई विल बी फोर्स, मुझे फोर्स किया जाएगा जाने के लिए, तो दूसरा तो मीनिंग ही बिगाड़ रहा है। और आई विल गो बिकॉज ऑफ समवन, मुझे जाना पड़ेगा किसी के कारण, यहाँ पे ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये लास्ट की तरफ जब जाता है तो यहाँ पर हमारे पास एक नया सब्जेक्ट बन के आएगा। तो ये दो वर्ड हमारे फिट होते हैं, समवन, समवन विल गो बिकॉज और समवन विल फोर्स मी टू गो, कोई मुझे फोर्स करेगा जाने के लिए, तो ये मीनिंग को बढ़ा रहा है, ये मीनिंग टू द पॉइंट बात कर रहा है, इसलिए आंसर हमारे पास फोर्थ होगा। बड़ा सिंपल है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। आई विल लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का चलन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूज़ है। आई लुक फॉरवर्ड टू के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी। हम देख लेते हैं कितने ऑप्शन ऐसे हैं। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म सी लिखा, टू बी तब बनता नहीं ऑप्शन, टू बी सीन भी नहीं बनता, और सीन डायरेक्ट लिखा है, टू के साथ होता तो भी सोचते, और सी में आईएनजी लगाते भी नहीं है। खैर, तो इसका आंसर हमारे पास आसानी से मिल गया, फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द 15th वन। वी हैव लर्नड अबाउट, हमने इस बारे में सीखा है, रेगुलर वर्ब्स इन अवर इंग्लिश क्लास एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग। ओके, प्रीफिक्स जोड़ने की बात कर रहा है। प्रीफिक्स मतलब क्या होते हैं, देखिए दो चीज़ होती है, एक पहले सबसे पहले समझ लीजिए होता है एफिक्स, किसी चीज़ को फिक्स कर देना। इसके दो हिस्से होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स बाद में लगाया जाता है प्रत्यय,
और प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है उपसर्ग। अब हमें उपसर्ग लगाना है। रेगुलर शब्द है, शब्द कौन सा आया? रेगुलर। तो रेगुलर में जो प्रीफिक्स होता है वो आई आर लगाया जाता है। रेगुलर में प्रीफिक्स होता है इररेगुलर। तो हमारा आंसर होगा 3। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अब उसने कहा है कि ये एक एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का आंसर ढूंढ लो आप। द चीफ गेस्ट कट, कट जो वर्ब है ना, इसके सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम होती, कट कट कट, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये कौन से फॉर्म में लिखा है? हम नहीं जानते, हम ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो मिलेगा आंसर। द चीफ गेस्ट कट द रिबन टू इनॉग्रेट द न्यू एम्पोरियम। चीफ गेस्ट ने रिबन काटी और नए एम्पोरियम का उन्होंने उद्घाटन किया है। द रिबन, देखो यहाँ पे लिखा है द रिबन वॉज कट बाय, ये पैसिव है। द रिबन, जब हमारा पूरा सेंटेंस, ये मेरी ख्याल से सेंटेंस सीधे सीधे लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब सिंपल पास्ट में, क्योंकि सारे ऑप्शन पास्ट टेंस पे बनाए गए हैं। जब पास्ट टेंस से पास्ट टेंस कन्वर्ट होता है तो बीइंग का यूज़ नहीं करते, बीइंग कंटिन्यूस टेंस का हिस्सा है। और ये भी नहीं आ सकता क्योंकि हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना था, इसलिए हम वॉज कटिंग भी नहीं कर सकते। और रिबन हैड बीन परफेक्ट टेंस का हिस्सा, ये भी इसमें नहीं आता। सेंटेंस ही पास्ट इंडेफिनिट पे लिखा है, तो इसका आंसर सीधे सीधे सेकंड हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको पैसिव वॉइस के कंसेप्ट पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पता तो कठिन हो सकता है। पर ठीक है, बहुत जल्दी जो हमारी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, आपको मैं पूरे टॉपिक एक एक करके समझाऊंगा, तो आपको सब समझ में आने लगेगा। 17वां क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इट डैश पब्लिक बसेस कैन बी ट्वाइस एज डेंजरस बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डैश प्रॉपर विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम। व्हेन इट, जब क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन में रेन है। अच्छा, जब बारिश होती है तो पब्लिक बसेस भी उतनी ही खतरनाक हो जाती हैं, डबल खतरनाक हो जाती हैं मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि इसमें प्रॉपर विंड स्क्रीन वाइपिंग सिस्टम नहीं होता। जो आप देखोगे पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट होती है ना, उनकी जो विंड स्क्रीन होती है उसमें वाइपर नहीं लगे होते हैं। आप देखना, कार वार वगैरह तो होता है लेकिन इसमें नहीं होते हैं। तो उसने कहा ये भी खतरनाक हो जाते हैं और डबल खतरनाक है। बारिश में गाड़ी चलाना, ऊपर से बिना वाइपर में, मतलब गाड़ी चल रही है। तो व्हेन इट रेन्स, जब भी बारिश होती है, ये उसने बताया। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश हो रही है, इसलिए गलत। व्हेन इट रेन तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो रेन भी नहीं आएगा और रेनिंग भी नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन अपने आप मिल गया। अब हमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि इसके आगे क्या लिखा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही फिट हो रहा है। फिर भी आप देख लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर, ये हो गया प्लूरल। प्लूरल में लगता है डू, यहाँ पे डजेंट लिखा है, यहाँ हैजेंट लिखा है। हैज़ अपने आप डायरेक्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ लिखा है डोंट, तो यहाँ पे डोंट के वजह से ही आंसर पूरा सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द 18th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन इन द सेंटेंस। तो इसमें हमें प्रॉपर वर्ब लगाना है। दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी हिम, सी देम। जब मैं उन्हें देखने गया, जब मैं उन्हें देखने गया तो वो चेस क्या, जब मैं उन्हें देखने गया तो वो चेस खेल रहे थे। सीधा सीधा स्पोकन स्ट्रक्चर है। जब मैं मार्केट गया तब वो घर जा रहा था, या जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं उसके घर गया तो वो पढ़ रहा था। सीधा सीधा सेंटेंस है। तो दे होता है प्लूरल, दे देम देयर प्लूरल वर्ड है। इज़ आएगा नहीं, वॉज आएगा नहीं, और डायरेक्ट आईएनजी शब्द बिना हेल्पिंग वर्ब के लगती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर गलत सारे हो गए और थर्ड आंसर अपने आप ही सही हो गया। तो सिंपल था, टेक्निकली बहुत आसान था ये पेपर। आइए पंक्चुएशन। अब आप सोचो, पंक्चुएशन का क्वेश्चन जेल प्रेरी में आ रहा है, इसका मतलब इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच रहा है, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। इसलिए पंक्चुएशन को भी समझ लेते हैं। चिन्ह होता है इसका मतलब। वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे। अब ये यहाँ पर एक पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। और चौथे ऑप्शन को देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहा है। वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, वेल हमने अपना आज दिन भर का काम ख़त्म कर लिया है। ये तो उसने सिंपल तरीके से बोला है। अगर मैं वेल के बाद कॉमा मान भी लूँ तो वी हैव फिनिश्ड के बाद सेमी कोलन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पूरा पूरा एक सेंटेंस है ये तो वेल वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, ये सिंपल क्वेश्चन था। आइए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो चूज
एप्रोप्रिएट आर्टिकल, ओके, आर्टिकल का ये दूसरा क्वेश्चन आया। मतलब आप देखो एनालिसिस में 2 क्वेश्चन आर्टिकल का, एक मॉडल का, एक प्रीपोजिशन का भी आया इसमें। खैर क्वेश्चन देखते हैं। डैश डॉग बार्क डैश होल नाइट एंड डिस्टर्ब माई स्लीप। वह उस डॉग पूरी एक डॉग था जो पूरी रात भर भौंका और उसने मेरी नींद खराब की। अब होल नाइट यानी नाइट, एक रूल याद कर लीजिए, नाइट होल नाइट हमें ये बताना है, तो हम बोलेंगे द होल नाइट, पूरी पूरी रात, मतलब एक रात का इंपॉर्टेंट जिक्र किया गया। तो दा लगना चाहिए था, 2 ही ऐसे ऑप्शन थे जिसमें दा लगा है, और डॉग में एन लग नहीं सकता था तो ए ही आता। अगर आप दूसरे ऑप्शन से चले, आर डॉग, अगर दूसरे ऑप्शन को मान लेते हैं, आपको ये बात रूल समझ में नहीं भी आया तो ऑप्शन निकालिए। द डॉग बार्क्ड एन होल नाइट, तो वैसे भी नहीं होता, ठीक है ना। नाइट, होल नाइट में एन लग नहीं सकता था, एन यहाँ भी नहीं लग सकता था, दा ही लग सकता था, और डॉग में एन आता नहीं। तो आपको ना क्वेश्चन बनाने वाले ने वैसे ही एक गिफ्ट दे दिया कि आप ऑप्शन देख के ही आंसर निकाल लो बिना मीनिंग जाने, ये भी आप कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये पूरा पेपर अब समझ में आ गया होगा। दोस्तों पेपर का लेवल तो अच्छा है, मेहनत तो चाहिए इस पेपर को सॉल्व करने में, मतलब 20 में से 20 नंबर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खैर मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम आपको अच्छे से अच्छा सिखाना है। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और सारे पेपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आराम से नोट्स बना के लेकिन ज़रूर पढ़िएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और मेहनत करते चलिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।